हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में 17 सीरीज के रूप में देखेंगे संधि के बारे में। संधि क्या होता है, संधि के कितने भेद होते हैं आदि तमाम बातों पे यहाँ हम आपसे वार्तालाप करेंगे कि संधि, यदि संधि आप बेहतर ढंग से जान लेते हैं तो आपको शब्दों का उच्चारण करने, शब्दों का खंडन करने, उसका विच्छेद करने आदि जो भी कार्यकलाप होते हैं हिंदी से संबंधित, इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा यदि आप इसे कंसिस्टेंट होकर थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं तो इस तरह देखेंगे संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस संधि के संबंध में जानेंगे कि संधि जो होता है, संधि का सीधा अर्थ होता है, संधि को अगर हम सीधे अर्थों में कहें तो इसका अर्थ होता है, यहां लिखेंगे कि संधि का अर्थ जो होता है, संधि का अर्थ ऐसे आप कहेंगे कि मेल या मिलाप कह सकते हैं। मेल या मिलाप के रूप में आप जान सकते हैं कि संधि का सीधा अर्थ होता है मेल करना या मिलाप करना। ठीक है, संधि का मतलब हुआ कि मेल करना या मिलाप करना। लेकिन अगर इसके परिभाषा की बात आता है तो परिभाषा में जैसे आप यहां वर्णन करेंगे कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं, यहां परिभाषा में लिखेंगे कि जब यानी कि जब दो शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्द की बात आता है कि जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं या इससे अधिक शब्दों को ही मिलाते हैं तो जब दो शब्दों को, जब दो या दो शब्दों को मिलाते हैं, मिलाते हैं का मतलब कि जोड़ने का काम करते हैं। तो जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द का जो अंतिम मिलाते हैं तो पहले शब्द का जो अंतिम होता है, पहले शब्द का अंतिम तथा दूसरे शब्द का प्रथम, यानी पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का जो प्रथम ध्वनि होता है, प्रथम ध्वनि, इसी ध्वनि को यहां मिलकर जो परिवर्तन लाने का काम करते हैं, ध्वनि जो होता है, ध्वनि जो परिवर्तन लाता है, जो परिवर्तन लाता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। अब इसमें जैसे उदाहरण में हम देखेंगे कि कैसे पहले शब्द का दूसरा, यानी पहले शब्द का जो अंतिम होता है और दूसरे शब्द का जो पहला होता है, जैसे अगर हम कहते हैं कि तथा जोड़स्तु, जैसे में अगर लिखते हैं तथा जोड़स्तु बराबर क्या होता है आपका, तथा जोड़स्तु लिखते हैं तो इसका हो जाता है तथास्तु। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि यह कैसे परिभाषा जो होता है संपूर्ण होता है कि पहला जो इसका खंड है, तो पहला का खंड क्या क्या है, अंतिम, और दूसरा जो इसका खंड है, दूसरे खंड का प्रथम, यानी इसका अंतिम, यानी तथा में जो आ आया हुआ है और इसमें का अ का यहाँ वर्ण, यानी आ का और अ का यहाँ पे जो संधि किया गया है, इस संधि को यहाँ पे ओ और आ बराबर क्या होता है, आ होता है। ओ और आ को जोड़ते हैं तो क्या होता है, आ होता है। तो इसी तरह से तथा में ओ, इसमें का आ और इसमें का अ मिलकर क्या हो गया, आ हो गया है। इस तरह से हो गया तथास्तु, यानी तथास्तु। यहाँ पे देखिए इस तरह इसका अगर हम दूसरे तरह से परिभाषा जानने का प्रयास करें तो सीधे शब्दों में कहेंगे कि जब संधि किए गए दो शब्द को हम अलग अलग करके या अलग अलग करके लिखने का काम करते हैं तो वह संधि विच्छेद यह कहलाता है। यानी यहां जैसे मैंने दिखाया आपको, इसे हम संधि कहेंगे, यह आपका संधि हो गया, और इसको हम क्या कहेंगे, तो यह जो प्रक्रिया हुआ इसको क्या कहेंगे, तो संधि विच्छेद कहेंगे। ठीक है, इसको संधि विच्छेद कहेंगे। तो इस तरह से यह आपका संधि विच्छेद हुआ, यानी कि संधि को, शब्दों को अलग अलग तोड़ने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं और अलग अलग टूटे हुए शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। सीधे शब्दों में इसको जानेंगे, यानी संधि के उदाहरण में जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, इस उदाहरण में जैसे आ और अ का यहाँ संयोग हुआ है, आ और अ का संयोग होने के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ आ जोड़ अ बराबर क्या बन गया है, आ बनने का काम किया है, आ बना हुआ है। और यहाँ एक तरह से आप कहें तो इसमें से
यहाँ का पहला का अ का क्या हुआ है, पहला का आ ज्यों का त्यों रह गया और इसमें अ का लोप हो गया है, यानी अ यहाँ पे लुप्त हो जाने का काम किया है। तो उसी तरह से अगर इस उदाहरण में हमने जो देखा, जैसे अगर आप लिखते हैं कि पदोन्नति, तो पदोन्नति जैसे आप लिखेंगे पदोन्नति, तो पदोन्नति समझ रहे हैं कि पदोन्नति का जैसे हम प्रयोग करेंगे या सही से होता है पदोन्नति, तो पदोन्नति का जब हम प्रयोग करेंगे तो पदोन्नति का क्या होता है, पद जोड़ उन्नति का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे इसका विच्छेद करेंगे, पद जोड़ उन्नति यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यानी यह आपका पदोन्नति जो हुआ या संधि हुआ और पद जोड़ उन्नति क्या हुआ, आपका विच्छेद हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं जैसे समानांतर की बात करते हैं कि समानांतर संधि इसका विच्छेद करें तो समान जोड़ अंतर आप कर देंगे समानांतर। तो इस तरह से प्रत्येक का अगर करते हैं तो प्रत्येक में देखेंगे कि प्रति जोड़ एक का जैसे हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका संधि प्रति जोड़ एक जो विच्छेद है इसका संधि क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि संधि जो होता है संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के भेद के अनुसार यहाँ पे हम देखेंगे कि संधि के भेद में संधि के कितने भेद हैं, तो सीधे लिखेंगे कि संधि के 3 भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं। तीनों भेद का अगर अलग अलग हम जिक्र करें तो अलग अलग जिक्र में देखेंगे कि सबसे पहला अगर इसका भेद है तो होता है स्वर संधि, दूसरा अगर इसका नाम देखेंगे तो यह हो जाता है व्यंजन संधि, और तीसरा देखेंगे जिसका नाम हो जाता है विसर्ग संधि। तो इस तरह से संधि के 3 भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और तीनों का जब हम अलग अलग इसका परिभाषा देखने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग इसका परिभाषा क्या होता है, स्वर संधि किसे कहते हैं, तो यहाँ जैसे स्वर संधि के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो स्वर संधि के बारे में लिखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि यहाँ लिखकर और डैश देकर लिखेंगे आप स्वर संधि। तो स्वर संधि में इसका परिभाषा होता है कि जब 2 स्वर होते हैं, 2 स्वर आपस में जब जुड़ते हैं, जब 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं, यानी 2 स्वर आपस में जुड़ने का तात्पर्य तो समझ रहे हैं आप, आपस में जोड़ते हैं या 2 स्वर के मिलने से उसमें जो परिवर्तन आता है, या ऐसे भी कह सकते हैं 2 स्वर के आपस में मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे उस परिवर्तन को यानी उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो इस तरह आप देखिए कि जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं या 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं या 2 स्वर के मिलने से उसमें जिस तरह का भी परिवर्तन आता है तो वह स्वर संधि के रूप में कहा जाता है, यानी स्वर संधि होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि यहाँ अगर विद्यालय का अगर हम यहाँ विच्छेद करना चाहते हैं विद्यालय का, तो यहाँ क्या होगा कि विद्या जोड़ आलय। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि विद्या जोड़ आलय, इसमें का आ और इसमें का क्या है, आ। तो आ बराबर क्या हुआ, आ प्लस आ बराबर क्या हुआ, आ हुआ, यानी आ जोड़ आ बराबर आ हुआ। तो यहाँ पे भी स्वर संधि है, यहाँ पे भी स्वर है। तो 2 स्वर जब आपस में मिले तो दोनों आपस में मिलने के बाद यहाँ एक नया स्वर का निर्माण हुआ, एक नया यहाँ ध्वनि का निर्माण हुआ, यानी कि इसमें का एक आ लुप्त हो गया और एक आ बच गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसको हम लिखेंगे, इसका संधि क्या हुआ, विद्यालय, क्योंकि विद्या जोड़ालय यानी कि विद्यालय, इसमें सिर्फ आ का ही प्रयोग हुआ है, एक आ यहाँ पे क्या हुआ, लुप्त हो गया है। देख रहे हैं। तो इसी तरह जैसे आप हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय में जैसे आपका होता है हिम जोड़ालय, हिमालय, तो यहाँ हिम यानी अ और हिमालय का जैसे आप देखेंगे वर्णन कि जैसे हिमालय है तो हिमालय में क्या होता है कि हिम जोड़ आलय। तो यहां पे देख रहे हैं कि इसमें का अ है और इसमें का क्या है, आ है। तो दोनों में यानी कि इसका अंतिम ध्वनि अ आ रहा है, इसका शुरुआत ध्वनि का हो रहा है, दूसरे शब्द का आ रहा है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है, आ। इसमें का अ लुप्त हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों स्वर का ही क्या हुआ है, संधि हुआ है, यानी अ और आ का जो संधि हुआ है यहाँ पे क्या बन गया है, आ बन गया है, जिसमें से अ यहाँ से लुप्त हो गया है। देख रहे हैं। तो ये क्या बन गया, यहाँ संधि के रूप में क्या बन गया, तो हिमालय बन गया। तो इस तरह
अगर स्वर संधि की अगर और भी हम जिक्र करें कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के ऐसे मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और पांचों भेद को अलग अलग ढंग से हम समझेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद हुए, तो इसके 5 भेद होते हैं। 5 भेद के रूप में इसको देखेंगे कि 5 कौन कौन से इसके भेद हुए, जिसमें अगर हम सबसे पहले इसका 1 नंबर भेद का देखते हैं तो दीर्घ स्वर संधि के रूप में जाना जाता है। सबसे पहला जैसे है दीर्घ स्वर संधि। फिर इसका दूसरा नाम अगर आप देखते हैं दीर्घ स्वर संधि के बाद, तो गुण स्वर संधि होता है, इसको गुण स्वर संधि कहते हैं। पुनः इसका तीसरा नाम देखेंगे तो तीसरा नाम में आप देखेंगे कि इसको वृद्धि स्वर संधि कहा जाता है। और चौथा नाम में देखेंगे वृद्धि के बाद, तो वृद्धि के बाद आपका यण स्वर संधि हो जाता है। और फिर पांचवें का नाम देखेंगे कि इसका पांचवा भेद जो होता है इसको अयादी स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। अयादी स्वर संधि यानी कि संधि के जो 3 भेद हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ स्वर संधि के बारे में जब हम लोगों ने देखा तो स्वर संधि के भी 3 भेद हुए, स्वर संधि के 5 भेद हुए। और ये पांचों भेद में जैसे नाम दिया गया कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, यानी कि ये पांचों का अलग अलग अगर हम जिक्र करते हैं तो अलग अलग रूप से जब हम देखेंगे इसको, तो जैसे इसमें सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं। 1 नंबर में जो है इसका दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखेंगे कि संधि करते समय, यहां हम बातें करें कि संधि जब हम करते हैं तो संधि करते समय अगर अ और आ का प्रयोग होता है, अ का प्रयोग हो चाहे आ का प्रयोग हो, संधि जब करते हैं तो अ का प्रयोग हो चाहे आ का प्रयोग हो, या इसके बाद देखेंगे कि अ आ हो तो अ आ क्या बन जाता है, यहाँ अ और आ मिलकर क्या बन जाता है, यहाँ आ का निर्माण हो जाता है। यानी कि यहाँ जो ध्वनि अ का प्रयोग होता हो और ध्वनि आ का प्रयोग होता हो, तो अ और आ जो दोनों ध्वनि है जब संधि होता है तो इसका क्या हो जाता है, आ बन जाता है। जब इसी तरह से आप देखेंगे कि फिर से ध्वनि के रूप में आपका छोटी ई हो और बड़ी ई हो, तो छोटी ध्वनि और बड़ी ध्वनि मिलकर क्या बन जाता है, तो बड़ी ई का निर्माण हो जाता है। पुनः आप देखेंगे कि इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि अ हो तो यहाँ अ और अ ध्वनि जो है ये क्या बन जाता है, आ बन जाता है। छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन जाता है, आपका बड़ी ई बन जाता है। तो इस तरह से जैसे हम अलग अलग ध्वनि का संधि कर रहे हैं तो संधि करने के बाद देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, तो यह होता है। या अगर हम ऊ की बात करें, ऊ के संदर्भ में चले कि छोटी ऊ और बड़ी ऊ हो तो क्या बन जाता है, बड़ी ऊ बन जाता है। इसी तरह आप देखेंगे कि जो भी यहाँ आपका ध्वनि होता है, ध्वनि का जब संधि किया जाता है तो संधि इसी प्रकार से क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। फिर अगर हम देखेंगे यहाँ दीर्घ संधि के बाद अगर देखते हैं दूसरा जो है, दूसरा का नाम आप देख रहे हैं कि गुण संधि है, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके बारे में अगर जिक्र करते हैं गुण स्वर संधि, तो जब संधि करते समय यहाँ अ और आ के साथ ई और ई आ जाए, यानी कि यहाँ अ और आ के साथ ई और ई आ जाए, अ और आ के साथ ई और ई आ जाए, और इसके बाद यहाँ ए बनता है, क्या बनता है, यहाँ ए बन जाता है। तब यहाँ ओ आ के साथ ऊ और ऊ अगर होता हो तो उसे हम क्या करते हैं कि ओ में बदल देते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर ए बनता है तो यहाँ ई और ई जो होता है क्या हो जाता है, ई जो होता है इसको हम किस में बदल देते हैं कि अगर ए का प्रयोग होता है, या इस तरह से आप देखते हैं कि अगर ऊ और ऊ का प्रयोग हुआ हो तो इसको हम किस में बदल देते हैं, ऊ और ऊ जैसे ही होता है तो इसको ओ में बदल देते हैं। और ओ में बदलकर इसका क्या करते हैं, जब ओ और आ के साथ री भी हो जाए तो यहाँ पे री के जगह पर अर का प्रयोग कर देते हैं। जब यहाँ इसकी जगह पर री का प्रयोग हो तो री के जगह पर अर का प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसे ही बनता है या गुण संधि जो होता है, इसे हम इसी तरह के संधि को हम गुण संधि के नाम से जानते हैं। पुनः देखेंगे इसका, जैसे इसका तीसरा है, तीसरा में वृद्धि स्वर संधि है।
तो इसमें देखेंगे कि हाँ, तो देखेंगे यहाँ जैसे इसके बाद का जो है आपका कि वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि किसे कहते हैं? तो वृद्धि संधि में जब देखेंगे यहाँ कि तीसरा आपका है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि किसे कहते हैं? कि जब यहाँ ओ आ के साथ क्या बन जाता हो? ओ आ के साथ ए और ए आ जाता हो, तो इसको हम किसमें बदल देते हैं? इसको हम ए में बदल देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ देखेंगे कि ओ आ के साथ, जैसे ओ आ के साथ ए हुआ, इसके बाद देखते हैं कि ओ और आ के साथ अगर ओ और ओ हो जाता है, यदि ओ और आ के साथ यहाँ ओ और ओ हो जाता है, तो इसको हम किसमें बदल देते हैं? इसको ओ में हम परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे जो संधि किए जाते हैं, इस संधि को हम क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि के नाम से हम जानते हैं। पुनः हम देखेंगे यहाँ वृद्धि स्वर संधि के बाद तीसरा कंप्लीट हुआ आपका। तीसरा के बाद देखेंगे चौथा यण स्वर संधि। तो चौथा में यण स्वर संधि जो है, यण स्वर संधि, इसे यह किसे कहते हैं? यण स्वर संधि जो होता है, इसमें जब संधि करते समय आप यहाँ पाएंगे कि ई और ई के साथ कोई अन्य स्वर अगर प्रयोग किया जाता है, कि यदि ई और ई के साथ, ई तथा बड़ी ई के साथ अन्य कोई स्वर का प्रयोग किया जाता है, अन्य किसी स्वर का प्रयोग यदि इसमें होता है, तो अन्य किसी भी स्वर का यदि इसमें प्रयोग किया जाता है, तो यह क्या बन जाता है? यह य का निर्माण कर लेता है, यानी इस तरह से क्या बन जाता है? य बन जाता है। किस संधि में परिवर्तित होता है? तो यह य शब्द में, यह संधि में परिवर्तित हो जाता है। पुनः आप देखेंगे इसमें कि जब यह बन जाता है, या इसके साथ आप देखेंगे कि जब कोई भी, यानी कि उ और उ के साथ कोई अन्य स्वर का प्रयोग कर दिया जाए, अगर इसी के साथ आप देखेंगे कि उ और उ के साथ कोई अन्य स्वर का प्रयोग कर दिया जाता है, इसके साथ कोई अन्य स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए यह क्या निर्माण हो जाता है? उ और उ के साथ जब अन्य स्वर का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो यह क्या बन जाता है? व का संधि हो जाता है। इसका संधि क्या हो जाता है? व बन जाता है। इस तरह से आपका यह संधि का निर्माण होता है। और जब री के साथ कोई अन्य स्वर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ री के साथ जब यहाँ किसी अन्य स्वर का, इसके साथ किसी अन्य स्वर का यदि हम प्रयोग करते हैं, अन्य स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो यह र बन जाता है। यह क्या बनता है? तब यह र का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से आपका इस संधि को हम क्या कहते हैं? यण स्वर संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। पुनः इसके बाद हम देखेंगे यण स्वर संधि के बाद यहां देखेंगे पांचवें में अयादी स्वर संधि किसे कहते हैं। तो अयादी स्वर संधि के बारे में देखेंगे, यानी इसका पांचवा भेद है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि, तो अयादी स्वर संधि किसे कहते हैं? तो जब संधि करते समय आप फिर यहां पाएंगे कि संधि करते समय ए हो और ए हो, ओ हो और ओ हो, इसके साथ कोई अन्य स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो यहां जब संधि करेंगे तो यहां ए के साथ और ए के साथ ए हो चाहे ए हो, फिर आप देखेंगे कि ओ हो चाहे ओ हो, और इसके साथ आप यहां प्रयोग करेंगे। तथा कोई अन्य स्वर का जब हम प्रयोग करते हैं, तो जब इसके साथ किसी भी अन्य स्वर का, यानी किसी भी अन्य स्वर का प्रयोग यदि किया जाता है, तो यह किस संधि में परिवर्तित हो जाता है? तो यह संधि के रूप में ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यह संधि के रूप में ए का, यहां क्या कहता है कि ए का हम क्या करते हैं कि संधि के रूप में ए जो होता है, ए का यहां ए बन जाता है। ए का क्या बनता है? यहां ए का निर्माण हो जाता है। और जो ए होता है, अगर वह बड़ा ए हो, तो ए यदि होता है, ए का ए हो गया, और जैसे ए होता है तो ए का यहां आई बन जाता है। ए का आई का निर्माण यहां हो जाता है, आई संधि में हो जाता है। और उसमें क्या हो जाता है
फिर यहाँ देखेंगे कि यदि ओ हो तो ओ को यहाँ ओ को किसमें बदलते हैं कि ओ जहां होता है वहां ओ को आओ में बदल दिया जाता है, ओ को आओ में परिवर्तित कर दिया जाता है। और इसके बाद यह जो प्रक्रिया होता है इसी को हम क्या कहते हैं, अयादी स्वर संधि के नाम से जानते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप बेहतर ढंग से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस पर लगे रहें और निश्चित रूप से आपको बेहतर समझ में आएगा। और किसी तरह का शब्दों का जो खंडन करना होगा या उसका संधि करना होगा या विच्छेद करना हो तो आपको परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होगा। इसके बाद हम इसके दूसरे भेद के रूप में देखेंगे, यानी कि पहला भेद आपका स्वर संधि हुआ, फिर हम दूसरे भेद के रूप में देखेंगे कि दूसरा इसका क्या नाम है। जैसे मैंने इसका नाम पहले ही दर्ज कर दिया था कि दूसरा जैसा नाम है व्यंजन संधि। दूसरा नाम आपने देखा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से, इसका परिभाषा हम लिखते हैं कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से किसी भी स्वर या व्यंजन के आने से यहां उस व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन देखेंगे आने से उस व्यंजन में जो विकार या उसको हम परिवर्तन भी कर सकते हैं कि जो विकार हो या परिवर्तन हो, तो जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सीधा सा है। अगर हम देखेंगे कि व्यंजन संधि जो होता है, व्यंजन संधि में खासकर व्यंजन के बाद यदि किसी भी स्वर या व्यंजन के आने से उसमें एक तरह का कोई भी विकार उत्पन्न हो जाता है तो उस विकार उत्पन्न होने की स्थिति को यहाँ या उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि जो होता है इसके कुछ नियम होते हैं। तो व्यंजन संधि के बनाने के जो नियम होते हैं इसको अलग अलग नियमों में बांटा गया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि व्यंजन संधि के प्रमुख नियम। तो प्रमुख नियम में यदि हम वर्णन करते हैं कि नियम नंबर 1 में अगर हम देखते हैं कि नियम नंबर 1, नियम संख्या 1 अगर हम देखते हैं यहाँ 1 का अगर जिक्र करते हैं तो इसमें हम पाएंगे कि किसी के पहले वर्ण यदि आपका क हो, च हो, ट हो, त हो, प हो, यानी कि पहला वर्ण जैसे आप देखते हैं कि वर्णों का जो पहला वर्ण जैसे क हो गया, च हो गया, यहाँ ट हो गया, त हो गया, प हो गया, यानी कि वर्ण यह सबसे प्रथम वर्ण है। तो यह क हो, च हो, ट हो, त हो या प हो का मेल किसी भी वर्ग के, यानी किसी भी वर्ग, अगर वर्ण की बात किया जाता है किसी भी वर्ण के तीसरे अथवा चौथे वर्ण में, यानी किसी वर्ण के या किसी भी वर्ण के तीसरे अथवा पांचवें वर्ण में, तीसरे अथवा पांचवें वर्ण में यह क्या होता है कि यह परिवर्तित हो जाता है, या किसी स्वर से हो जाए तो, या किसी स्वर से हो जाए तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, तो क को हम किसमें बदल देते हैं, यानी क का तीसरा वर्ण हो जाता है तो क को हम क्या करते हैं कि ग में, क होगा तो उसको किसमें बदल देंगे, क को यहाँ ग में, यानी कि क होगा तो इसको ग में। इसी तरह से आप देखेंगे कि क जब ग में बदल जाएगा तो च जो होगा, च का तीसरा वर्ण आपका क्या होगा, तो च, छ, ज आपका हो जाता है। तो उसी तरह से आपका तथा च जो होता है उसको किसमें बदलते हैं, तो तीसरे वर्ण में क्या हुआ कि ज में। इसी तरह से आप देखेंगे कि यदि ट होता है, तो ट को किसमें बदलेंगे फिर, तो ट का तीसरा वर्ण क्या होता है कि ट, ठ, ड, तो ड हो जाता है तीसरा वर्ण। तो यहाँ पे ट को किसमें बदल देंगे, ड में बदल देंगे। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि त जो होता है, यहाँ त को किसमें बदलेंगे, तो त, थ और द हो जाता है। देख रहे हैं तीसरा वर्ण, तो त को इसमें किसमें बदल देंगे, यहाँ द में बदल देंगे, त को द में। और उसी तरह से यहाँ प को किसमें बदल देंगे,
आप देख रहे हैं, गिन रहे हैं कि प को किसमें बदलेंगे, तो प के बाद आपका प, फ और ब, तीसरा वर्ण क्या होता है आपका ब होता है, तो यहाँ इसको ब में बदल देते हैं। यही होता है आपका, इस तरह से परिवर्तन जो कर दिया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ नियम नंबर 1 के रूप में रखेंगे। और जैसे आप देखेंगे कि अगर कहा जाता है कि अच जोड़ अंत, अच जोड़, जैसे में अगर हम उदाहरण देते हैं कि अच जोड़ अंत, तो अच जोड़ अंत का मतलब क्या होता है कि अ जो है, यहाँ च जो है, च का अगर हम तीसरा वर्ण लेंगे तो च छ ज, देख रहे हैं, यानी तीसरा वर्ण आपका हो गया, तो तीसरा वर्ण आपका क्या हो जाएगा अ। इसका क्या है कि इसका अनुस्वार है तो अनुस्वार ले लेंगे, क्या हो गया आपका अजंत हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से आप बना लिए। फिर इसी तरह से अगर देखते हैं कि सठ जोड़ आनंद, अगर आप लिखते हैं कि सठ जोड़ आनंद, तो सठ जोड़ आनंद यानी कि आपका यहाँ ट जो है, तो ट का क्या हो जाता है कि ट ठ और ड, यहाँ तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा ड हो जाएगा, तो यहाँ षड हो गया और इसमें का आ गया, तो षडानंद के रूप में इसको हम लिखेंगे षडानंद। देख रहे हैं, तो इस तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इसमें हम देखें कि चो और आ का यहाँ संधि हुआ है, इसमें चो और आ का अ का संधि हुआ है, इसमें टो और आ का संधि हुआ है। तो इस तरह से क्या हुआ, यह नियम नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। फिर इसका नियम नंबर 2 देखेंगे कि नियम नंबर 2 में है, तो देखिए इसका नियम नंबर 2 जो दिया हुआ है आपका, इस नियम नंबर 2 में आप क्या करेंगे कि जैसे अगर कहा जाता है कि नियम नंबर 2 के बारे में, यहाँ नियम नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि यदि क हो, च हो, क, च, ट, त, प, किसी भी वर्ण के, यदि किसी भी वर्ण के साथ, यानी इसका मेल यदि न से हो या म से हो, या इसका मेल या तो न से हो या म से हो, तो न और म से जब इसका मेल होता है तो यह क्या होता है कि वर्ण में अगर इस तरह मेल होने के साथ उसके स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण बन जाता है, तो उसी वर्ण का यह कौन सा वर्ण बन जाता है, पांचवा वर्ण बन जाता है, पांचवा वर्ण का निर्माण हो जाता है। यहाँ उसी वर्ण का पांचवा वर्ण बन जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देते हैं कि उदाहरण के रूप में कोई अगर हम विच्छेद देते हैं जिसको संधि करने की बात है कि अप जोड़ मैं अगर कहते हैं, यहां अप जोड़ मैं बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसी वर्ण का यह पांचवा वर्ण बनेगा, यानी कि यह वर्ण जो होगा यहाँ म जो है, म का पांचवा वर्ण बनेगा। यानी कि आप प का जो पांचवा वर्ण देखेंगे, प का पांचवा वर्ण प, फ, ब, भ और म, यानी पांचवा वर्ण क्या हो गया, म हो गया। तो यहाँ आधा प है तो यहाँ क्या कर लेंगे, आधा म कर लेंगे, और उसके बाद म है और मैं हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से हुआ। इसी तरह से अगर आपका एक दूसरा हम विच्छेद देते हैं कि उत जोड़ नयन, उत जोड़ नयन जब देते हैं तो यहाँ देखेंगे कि उत जोड़ नयन, तो उत जोड़ नयन यानी कि यहाँ त का जो पांचवा वर्ण होगा आपका क्या होगा कि त, थ, द, ध, अन, यानी पांचवा वर्ण आपका हो रहा है। तो पांचवा वर्ण जब आप करेंगे तो यहाँ आधा त है तो आधा न कर देंगे, और फिर पूरा न यहाँ पे है, उन्नयन हो गया आपका। तो उत जोड़ नयन बराबर क्या हो गया, उन्नयन का यहाँ प्रयोग किए बहुत आसानी से। यानी कि जब भी आप देखेंगे कि न और म से जब क, ख, ख, क का, च का, ट का, त का और प का के साथ जब यहाँ संधि होने का बात आता है तो उस वर्ण का क्या हो जाता है, पांचवा वर्ण का निर्माण हो जाता है। यह नियम नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। फिर आप देखेंगे इसी का कि नियम नंबर 3 जो है, नियम नंबर 3 में आप क्या देखेंगे, नियम संख्या 3 आपका होगा। 3 में आप फिर यहां लिखेंगे कि जैसे ही त का मेल ग से होता है, यदि त का जब मेल होता है, त का मेल ग से घ से, ग घ समझ रहे हैं, या ग घ के साथ आप देखेंगे द से और ध से। इसी तरह से आप देखेंगे ब से और भ से, ब से और भ से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, या य से भी होगा या र से भी होगा, य से भी हो सकता है, र से भी हो सकता है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जैसे ही आप संधि
तो का मेल गो और घ के साथ हो, दो और ध के साथ हो, ब और भ के साथ हो, य और र के साथ हो, तो या किसी भी स्वर से इसका संधि जब कराने की बात आता है, किसी भी स्वर से अगर संधि हो तो ये निश्चित रूप से यहां लिखेंगे या किसी भी स्वर से, तो निश्चित रूप से यह द में परिवर्तित हो जाता है, द में बदल जाता है। ठीक है, द में जब बदल जाएगा, जैसे इसका आप उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में जैसे आप देखेंगे कि अगर हम लिखते हैं यहां उत जोड़ आचरण, उत जोड़ चरण लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यानी इसका जैसे द हम बनाएंगे तो द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहां द में हलंत रहेगा, यानी आपका हो जाएगा उद्धचरण हो जाएगा, और उद्धचरण का यहां हम प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से इसको आप हटा दीजिए, इसके जगह पर आप लेते हैं जगत जोड़ इस, तो जगत जोड़ इस जब लेंगे तो आपका यहां त जो होगा दम में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। जब दम में बदलेगा तो क्या हो गया, जगदीश हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर दूसरा आप यहां विच्छेद लेते हैं कि सत्य जोड़ भावना, सत्य जोड़ भावना बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो स अत को किसमें बदल देंगे, द में, सद्भावना यहां कर देंगे, सद्भावना। तो इस तरह से आपका एक संधि का निर्माण होता है। ये नियम नंबर आपका क्या हुआ, 3 हुआ। फिर आप नियम नंबर 4 में चलते हैं। नियम नंबर 4 में देखेंगे कि 4 में आपका क्या है, 4 में आपका क्या है, तो 4 में जब लिखेंगे कि अगर त से परे यानी त से बाद च हो, छ अगर होता है, यदि त से परे च हो या छ हो, च या छ का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे च और छ होने पर या ज या इस तरह से ज या झ होने पर अगर हम देखते हैं यहां या ज या झ होने पर, ज या झ होने पर ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, ज और या झ होने पर, ज ट या ठ होने पर, फिर यहां देखेंगे ज ट और ठ होने पर, ज ट और ठ होने पर। देखिए इसको कैसे परिवर्तित करेंगे, ठ होने पर या ट ठ या ढ होने पर, ट ठ या ढ होने पर, या इसके साथ देखेंगे ड जो होता है ड और ल होने पर ल हो जाता है। जब ड और ल होता है तो या ल हो जाता है, क्या बन जाता है, यह ल बन जाता है। जैसे अभी मैंने जैसे कुछ उदाहरण दे रहा था कि जैसे सत्य जोड़ जन, यानी सत्य जोड़ जन का जब हम प्रयोग करेंगे इसमें सत्य जोड़ जन, तो आप देखेंगे कि इसका क्या हो जाएगा, यानी कि यह तो जो होगा यह न में आपका परिवर्तित हो जाएगा, तो थ और न, यह क्या बन जाएगा, और इसी का क्या हो जाएगा, यह आधा इसी का वर्ण परिवर्तित हो जाएगा, यानी सत्य जोड़ ज, यानी जब त को हम किसमें परिवर्तित कर देंगे, तो इसको ज में ही परिवर्तित कर देंगे, लेकिन आधा है तो इसको क्या करेंगे, सज्जन लिख देंगे, यानी सत्य जोड़ जन यानी सज्जन हो गया। फिर आप देखेंगे यहां नियम नंबर 5 में, नियम नंबर 5 में आपका क्या है, 5 में फिर आप वर्णन करेंगे कि यदि त का मेल तलावी श से हो, यदि त का मेल यह किससे हो, तलावी श से हो, त का मेल यदि तलावी श से होता है तो त को च अवर, तो यहां त को च अवर, त को च अवर तलावी श का यहां छ में बदल देते हैं, तलावी श का छ में बदल देते हैं, तलावी श का छ में बदल देते हैं। इसके बाद देखेंगे तलावी श का जब छ में बदल देते हैं तो यहां क्या होता है, वैसे स्थिति में जैसे अगर हम कहते हैं कि उत जोड़ श्वास अगर हम प्रयोग करते हैं, जैसे में
उत जोड़ श्वास। अगर उत जोड़ श्वास का प्रयोग करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ त को किसने बदल दिए, जैसे त का मेल स से होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, त को च में हम बदल देने का काम करेंगे। त को किसमें बदलेंगे, तो च में बदलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधा है तो आधा यानी कि हलंत है तो उच्छ्वास हो जाएगा, उच्छ्वास। इस तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या इसी तरह से और भी आप कई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे उत जोड़ शिष्ट है तो उत जोड़ शिष्ट का अगर प्रयोग करते हैं, उत जोड़ शिष्ट का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, यहां त को किसमें बदल देंगे, तो आधा किसमें बदलेंगे, च में बदलेंगे, और तालाबी श किसमें बदलेंगे, तो छ में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका उच्छिष्ट। क्या क्या निर्माण हो गया इसके संधि का, उच्छिष्ट का प्रयोग हो गया। देख रहे हैं आप आसानी से। इसी तरह इसके नियम नंबर 6 में अगर हम वर्णन करते हैं कि नियम नंबर 6 इसका कैसे होगा, तो नियम नंबर 6 में आप पाएंगे, नियम नंबर 6 में देखेंगे, यदि त का मेल यदि ह से हो, यानी त का मेल किससे हो, त का मेल यदि ह से हो, त का मेल किससे होता है, ह से हो, तो त का द में यहां क्या करेंगे, तो त को द में, त को किसमें परिवर्तित करेंगे, त को द में, और ह को किसमें बदलेंगे, तो ध में बदल देंगे। द में और ह को ध में बदल देंगे। ह को ध में परिवर्तित किया कर दिया जाता है। ध में बदल दिया जाता है। जैसे में अगर इसका उदाहरण हम देखते हैं तो इसके उदाहरण में जैसे अगर कहेंगे कि उत जोड़ हा, क्या लिखते हैं, उत जोड़ हा, तो उत जोड़ हा यानी कि यहाँ त को किसमें बदलेंगे, द में बदल देंगे, और ह को किसमें बदल देंगे, तो ह को ध में बदल देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, उत जोड़ हार बराबर क्या हो जाएगा, तो उद्धार हो जाएगा। उत जोड़ हार बराबर उद्धार आपका प्रयोग हो गया। उसी तरह अगर कहा जाता है कि उत जोड़ हरण, उत जोड़ हरण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ त को द में बदल देंगे, उसके बाद ह को ध में बदल देंगे, तो उदाहरण हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, उदाहरण हो जाएगा। देख रहे हैं। फिर आपका नियम नंबर 7 में देखेंगे कि नियम नंबर 7 में क्या वर्णन है। नियम नंबर 7 में अगर देखेंगे तो यदि स्वर के बाद 6 वर्ण का प्रयोग होता हो, यदि स्वर के बाद यदि हम क्या प्रयोग करते हैं, स्वर के बाद 6 का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ 6 वर्ण आ जाता है, 6 वर्ण आ जाए, स्वर के बाद कौन सा वर्ण आ जाए, तो 6 वर्ण आ जाए, तो 6 से पहले संधि जो होता है, तो 6 से पहले जो संधि होगा, या संधि के रूप में कहा जाएगा कि 6 से पहले जो च वर्ण, इसे क्या करते हैं कि च वर्ण बढ़ा दिया जाता है, इसे संधि के रूप में, संधि से पहले इसमें तो 6 से इसे हम क्या कर देते हैं, तो इसे 6 से पहले च वर्ण में बढ़ा देते हैं। से पहले 6 से पहले इसको क्या करेंगे, तो च वर्ण में बढ़ा देने का काम करेंगे। बढ़ा दिया जाता है। ध्यानपूर्वक समझे इसे, क्योंकि जैसे में अगर उदाहरण दिया जाए कि जैसे अगर कहा जाता है संधि जोड़ छेद, संधि जोड़, यहां संधि जोड़ अगर छेद लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा, संधि जोड़ छेद, तो यह क्या हो जाएगा, संधि छेद के रूप में, जैसे बताया गया अभी इसमें कि संधि छेद, यानी कि यहाँ 6 के पहले हम च का प्रयोग कर लेते हैं, माने च का प्रयोग 6 के पहले हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने से। तो इस तरह से यह आपका संधि छेद हो गया। उसी तरह से अगर कहा जाए अनुच्छेद, अनुजोड़ छेद, तो अनुजोड़ छेद का प्रयोग अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा,
अनुच्छेद का प्रयोग कर लेंगे, यहाँ छ के पहले च का इस्तेमाल कर लिए, अनुच्छेद हो गया। तो अनुच्छेद को अगर अनुच्छेद संधि है तो उसका विच्छेद करेंगे तो अनुजोड़ छेद हो जाएगा। उसी तरह से जैसे संधिछेद हुआ तो क्या हो जाएगा, संधि जोड़ छेद हो जाएगा। देख रहे हैं। फिर इसके बाद नियम नंबर 8 में हम देखेंगे कि नियम नंबर 8 में क्या हम वर्णन करें। तो 8 में हम पाएंगे कि यदि म के बाद, नियम नंबर 8 में है कि यदि म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन आ जाए, क से म तक कोई भी व्यंजन आ जाए, क से लेकर म तक कोई भी व्यंजन आ जाता हो तो यहां म अनुस्वार में बदल देने का काम किया जाता है। तो म अनुस्वार में बदल दिया जाता है। म अनुस्वार में बदल दिया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि, जैसे अगर इसका हम उदाहरण लेते हैं कि किम जोड़, अगर हम लिखते हैं कि किम जोड़ कर, तो किम जोड़ कर जो होता है यहां जैसे अनुस्वार में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार में हो जाएगा, किमकर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि सम जोड़ तोष, अगर लिखते हैं कि सम जोड़ तोष, तो इसका संधि क्या हो जाएगा कि सब पे अनुस्वार चला जाएगा, या हो जाएगा संतोष। तो सम जोड़ तोष, तो इस तरह हम नियम नंबर 8 में प्रयोग करेंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं तो देखिए नियम नंबर जो 9 है, 9 में क्या होगा कि 9 में यदि लिखते हैं कि यदि म के बाद, यदि म के बाद य हो, र हो, ल हो, व तलावे श, मूर्धन्य श, दंस और ह, कोई भी व्यंजन आ जाए, इसमें से कोई भी, इसमें से कोई भी व्यंजन हो जाए, आ जाए तो यहां जैसे कोई भी व्यंजन जब आ जाता है तो यहां म का अनुस्वार निश्चित हो जाता है। तो म का अनुस्वार हो जाता है, म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे में अगर हम कहें यहां आप समझिए कि म के बाद यदि य, र, ल, व, तलाविश, मूर्धन्य, दंस और ह का या इसमें से कोई भी व्यंजन का प्रयोग यदि होता हो तो समझिए कि यहाँ म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। जैसे में अगर कहा जाए कि सम जोड़ योग, सम जोड़ योग, तो देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ म के बाद क्या है, य का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ म का अनुस्वार बन जाएगा, यानी हो जाएगा संयोग हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर कहा जाए कि समजोड़वाद, तो समजोड़वाद का जब प्रयोग किया जाता है कि समजोड़वाद, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा कि म का जब अनुस्वार बनेगा तो सब पे अनुस्वार हो जाएगा, संवाद का प्रयोग यहाँ करेंगे, यह हो जाएगा संवाद। देख रहे हैं। इसी तरह से आप इसका अब नियम नंबर 10 में देखेंगे कि नियम नंबर 10 में क्या है। नियम नंबर 10 में आपका है कि स्व से पहले यदि अ का प्रयोग हो जाए, स्व से पहले अ हो या आ हो, स्व से पहले अ का या आ से भिन्न कोई स्वर अगर आ जाता हो, कोई स्वर आ जाता है, यदि कोई भी स्वर आ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी स्वर आ जाए तो वहां श का, यानी यहाँ जो दंत स होगा तो यहाँ दंत स का मूर्धन्य स में परिवर्तित कर दिया जाता है, मूर्धन्य स में बदल दिया जाता है। ठीक है। यहाँ दंत स जो होगा उसको किसमें बदल देंगे, मूर्धन्य स में बदल देंगे। जैसे अगर कहा जाए कि निह जोड़ सिद्ध, निह जोड़ सिद्ध, तो निह जोड़ सिद्ध का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ निश्चित का प्रयोग हो जाएगा। देख रहे हैं, मूर्धन्य स जो है वह दंत स में परिवर्तित हो गया।
अगर उसी तरह से वी जोड़ सम कहा जाए, अगर वी जोड़ सम का प्रयोग किया जाए तो क्या बन जाएगा, यहाँ मूर्धन्य स हो जाएगा, विषम हो जाएगा, वी जोड़ सम यानी विषम का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपका व्यंजन वर्ण के जो 10 नियम हैं वो 10 नियम आपके समाप्त हो रहे हैं। और फिर आप देखेंगे इसके तीसरे जो भेद हैं, यानी विसर्ग संधि जो है, व्यंजन संधि आपका कंप्लीट हुआ। अब विसर्ग संधि में आप देखेंगे तीसरा जो है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग संधि की परिभाषा के रूप में आप जानेंगे कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद यहां स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से, स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ कि जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि अंतः जोड़करण, जैसे अंतः जोड़करण, तो यह क्या हो जाएगा, जब इसका संधि करेंगे तो यह हो जाएगा अंतकरण। पुनः आप देखेंगे इसमें कि अंतः जोड़गत, अगर लिखते हैं अंतः जोड़गत तो हो जाएगा क्या, अंतर्गत आपका हो जाएगा। तो इस तरह से यह अंतर्गत के रूप में प्रयोग हुआ। अगर अंतः जोड़ ध्यान का प्रयोग करते हैं, अंतः जोड़ ध्यान का प्रयोग करते हैं तो क्या आपका हो जाएगा, अंतर्ध्यान का प्रयोग हो जाएगा। यानी इसको हम लिखेंगे अंतर्ध्यान आपका हो गया। इसी तरह से आप देखते हैं कि अंतर्ध्यान हो गया। उसी तरह अंतः जोड़ाष्टीय, तो जब अंतः जोड़ाष्टीय का प्रयोग करेंगे, अंतः जोड़ाष्टीय, तो आपका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय। देख रहे हैं यहाँ, तो अंतः जोड़ाष्टीय बराबर हो गया अंतरराष्ट्रीय। अब विसर्ग संधि के भी कुछ नियम होते हैं जिस नियम के आधार पर इसे परिवर्तित किया जाता है। इस नियम के बारे में हम यहाँ वर्णन करेंगे कि जब हम नियम नंबर 1 देखेंगे, नियम संख्या 1 का वर्णन करेंगे तो 1 में आप पाएंगे यहाँ कि अगर यहाँ कभी शब्द में विसर्ग के बाद हम देखेंगे, अगर शब्द में विसर्ग के बाद जब पाएंगे कि शब्द में विसर्ग के बाद च या छ अगर आता हो, च या छ आता हो, जैसे ही यहाँ विसर्ग के बाद देखेंगे च और छ हो तो यह विसर्ग में क्या हो जाता है, तलावे श में बदल जाता है। तो यह तलावे श में बदल जाता है। इसमें बदल दिए, इसको तलावे श में बदल देते हैं। और ट या ठ अगर आता हो तथा ट या ठ आता हो तो ट और ठ जो होगा, ट और ठ को क्या करेंगे, यहाँ ट और ठ जो आता हो तो उसे मूर्धन्य समय, और पुनः फिर देखेंगे कि अगर त और थ आता हो, अगर त और थ आता हो तो उसे दंत समय परिवर्तित कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। देख रहे हैं आप, जैसे में अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए, यहाँ उदाहरण देखा जाए तो यहाँ जैसे अगर कहा जाए कि निह जोड़ चल, अगर कहा जाता है निह जोड़ चल, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि निह जोड़ चल, यानी च किस में बदल जाएगा आपका, छ में बदल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा निश्चल। यानी निह जोड़ छ, यानी यह आपका बदल जाएगा निश्चल में।
तो इस तरह से निश्चल में बदल गया। पुनः आप देखेंगे कि धनु जोड़ अगर टंकार की बात होता है, धनु जोड़ टंकार, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि धनु जोड़ टंकार जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा, धनुष्टकार के रूप में प्रयोग हो जाएगा। धनुष्टकार देख रहे हैं यहाँ कि जैसे यहाँ ट या ठ का प्रयोग अगर होता हो तो उसे हम किससे बदल देंगे, मूर्धन्य से बदल देंगे, धनुष्टकार हो गया। अगर हम कहते हैं कि निह जोड़तार, अगर कहते हैं निह जोड़तार, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ त का जहां प्रयोग हो रहा हो तो यह त या थ जो होगा वो किस में हो जाएगा, दंस में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा निस्तार के प्रयोग में आ जाएगा, यानी इसका संधि क्या हो जाएगा, निस्तार हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद फिर आप देखेंगे नियम नंबर 2 में, तो नियम नंबर 2 में आप पाएंगे कि नियम नंबर 2 में देखिए कि इसका नियम नंबर 2 जो दिया हुआ है, विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 है। तो 2 में क्या है आपका, 2 में अगर किसी संधि के समय आप देखेंगे, यदि किसी संधि के समय जो विसर्ग होता है, संधि के समय यदि विसर्ग जो होता है, किसी संधि के समय विसर्ग के बाद तालाविश, मूर्धनिश और दंस, यानी विसर्ग के बाद तालाविश, मूर्धनिश या दंस अगर आता है, आवे, तो विसर्ग में क्या होता है, यदि तालाविश, मूर्धन्य और दंस आता हो तो विसर्ग अपने मूल रूप में ही बना रहता है। विसर्ग अपने मूल रूप में ही बना रहता है, मूल रूप में ही बना रहता है। या उसके स्थान पर आप ऐसे भी देखेंगे कि उसके स्थान पर बाद का वर्ण परिवर्तित कर दिया जाता है, या उसके स्थान पर बाद का जो वर्ण होता है, बाद का वर्ण लिख लिया जाता है। बाद का वर्ण लिख दिया जाता है। जैसे अगर कहा जाए, जैसे में यदि उदाहरण के रूप में देखा जाए कि निह जोड़, अगर कहा जाता है निह जोड़ संदेह, तो निह जोड़ संदेह की बात किया जाता है, तो निह जोड़ संदेह तो आपका क्या हो जाएगा, निसंदेह का प्रयोग करेंगे यहाँ, निसंदेह। तो देखिए यहाँ मूल रूप में ही रह गया निसंदेह। इसी तरह से अगर दूसरा उदाहरण आप लेते हैं कि दू जोड़ शासन, तो दू जोड़ शासन का जो प्रयोग करते हैं, दू जोड़ शासन, तो ये आपका बन जाता है दुशासन। क्या बन गया आपका, दुशासन। देख रहे हैं। इसी तरह आप नियम नंबर 3 में आप देखेंगे कि नियम नंबर 3 देखेंगे कि 3 नंबर नियम में आपका क्या होगा, तो तीसरा नियम इसका है कि यदि हम कहते हैं कि यदि संधि के बाद, यानी कि यदि हम संधि करते हैं तो संधि के समय विसर्ग के बाद, संधि के समय विसर्ग के बाद क हो या ख हो तथा प हो या फ हो, क ख प फ अगर होता हो तो विसर्ग में किसी भी प्रकार का हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। यहाँ विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है, विसर्ग में किसी प्रकार का विकार नहीं लाया जाता है। ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि रज जोड़कर, जैसे में अगर इसका उदाहरण दिया जाए कि रज जोड़ कर्ण, तो क्या हो जाएगा आपका, रज कर्ण, इसमें कोई विकार नहीं आया, जो कहते हो रह गया। अगर उसी तरह कहा जाए कि पयः जोड़पान, पयः जोड़पान का अगर प्रयोग किया जाए तो आपका हो जाएगा पयः पान, ऐसे प्रयोग किया जाएगा। देख रहे हैं। पुनः इसी तरह से अगर चौथे इसके नियम के बारे में अगर हम बातें करते हैं, इसका चौथा नियम क्या है, तो चौथे नियम में आप पाएंगे यहाँ कि चौथे नियम में आपको होगा कि यदि संधि के समय विसर्ग से पहले, संधि के समय
विसर्ग से पहले, संधि के समय विसर्ग से पहले अगर अ हो और बाद में अ हो तथा बाद में आप देखेंगे कि बाद में घोष व्यंजन हो, बाद में घोष व्यंजन हो, तो जब घोष व्यंजन होगा तो हम क्या करेंगे, घोष व्यंजन हो तो यहाँ विसर्ग ओ में बदल देने का काम किया जाता है। हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे अगर हम इसका उदाहरण देते हैं कि अगर कहा जाए कि मनः जोड़ भाव, मनः जोड़ भाव, यहाँ विसर्ग को किसमें बदल देंगे, ओ में, तो मन में ओ लगेगा तो मनोभाव हो गया, मनोभाव। उसी तरह अगर उदाहरण देते हैं फिर से कि यशः जोड़दा, तो यशः जोड़दा अगर हम देते हैं, यशः जोड़दा, तो यहाँ पे यश में ओ लग जाएगा, यशोदा हो जाएगा, यशोदा। देख रहे हैं। पुनः आप यहाँ नियम नंबर 5 में देखेंगे कि नियम नंबर 5 में क्या होगा। नियम नंबर 5 जो है, 5 में यदि संधि के समय, यहां फिर देखेंगे यदि संधि के समय, यदि संधि करते समय आप देखेंगे कि संधि के समय विसर्ग से पहले यदि अ या आ को छोड़कर, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, संधि करते समय विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर का प्रयोग होता हो, छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई घोष वर्ण का प्रयोग होता हो, तथा बाद में कोई भी घोष वर्ण यहां प्रयोग में लाया जाता हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या किया जाता है, घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर यहां र का प्रयोग किया जाता है, र का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण देते हैं यहाँ कि विसर्ग की जगह पर र का प्रयोग कैसे करेंगे, तो जब विसर्ग की जगह पर र का प्रयोग करेंगे तो जैसे अगर कहा जाता है कि निह जोड़ गुण, अगर हम देते हैं उदाहरण में कि निह जोड़ गुण, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो निर्गुण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ विसर्ग की जगह पर र का प्रयोग कर दिए। इसी तरह से अगर दूसरा उदाहरण देते हैं कि दुह जोड़ उपयोग देते हैं, दुह जोड़ उपयोग, तो यह हो जाएगा आपका दुरुपयोग। देख रहे हैं, तो दुरुपयोग हो गया। फिर आप नियम नंबर 6 में देखेंगे, नियम नंबर 6 आपका होगा, नियम नंबर 6 में क्या है कि यदि संधि के समय जो विसर्ग है, संधि के समय विसर्ग के बाद यदि तो तलावेश, संधि के समय विसर्ग के बाद तो हो, तलावेश हो, त का प्रयोग होता हो, तलावेश का प्रयोग होता हो, या दंश का प्रयोग होता हो, या दंश हो, यानी कि यह वर्ण यदि हो तो विसर्ग के बदले में यहाँ क्या करेंगे, तो हो तो विसर्ग के बदले में तलावेश का प्रयोग, यानी विसर्ग जहां होगा वहां विसर्ग के बदले में क्या करेंगे, यहाँ तलावेश या दंश हो जाता है, या दंश हो जाता है, तलावेश या दंश हो जाता है। जैसे में अगर हम उदाहरण देते हैं इसमें, उदाहरण में देखेंगे जैसे अगर कहा जाता है कि निह जोड़ संतान, निह जोड़ संतान, तो आप देख रहे हैं यहाँ कि निसंतान का प्रयोग करेंगे। यहाँ निह जोड़ संतान का मतलब हुआ कि निह संतान। उसी तरह दूसरे शब्दों को लेते हैं, निह जोड़ तेज, तो निह जोड़ तेज लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, निह जोड़ तेज, तो आपका हो जाएगा निस्तेज, निस्तेज का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपका यह वर्ण में परिवर्तित
हो जाता है। फिर आप नियम नंबर 7 में देखेंगे कि नियम नंबर 7 आपका क्या है। नियम नंबर 7 में आप पाएंगे कि यदि संधि को करते समय, यदि संधि करते समय विसर्ग वर्ण जो है, संधि करते समय विसर्ग जो है, यहां विसर्ग से पहले यदि ओ आ जाए या आ जाए, विसर्ग के बाद ओ या आ आवे, ओ या आ का प्रयोग होता हो, तथा उसके बाद कोई भी विभिन्न स्वर का प्रयोग होता हो, तथा उसके बाद कोई विभिन्न स्वर का प्रयोग होता हो, कोई विभिन्न स्वर का प्रयोग होता हो, तो क्या होगा, तो विसर्ग का यहां पे बिल्कुल लोप कर दिया जाता है। तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे में अगर देखा जाए कि विसर्ग का कैसे लोप हुआ, तो अगर कहा जाए कि अतः जोड़ एवं, तो यह क्या हो जाएगा, अतः जोड़ एवं, यहां क्या हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। तो इस तरह से विसर्ग का क्या हुआ, लोप हो गया। और अंतिम आपका नियम जो है 8 नंबर, इसका देखेंगे 8 नंबर नियम में, नियम नंबर 8 में आप पाएंगे कि अंत में यानी अंत्य के बदले, यहां अंत्य के बदले में भी विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यानी अंत्य जो होता है, अंत्य के बदले विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अंत्य के बदले विसर्ग का प्रयोग होता है। यदि के आगे अघोष वर्ण आता है, यानी इसके आगे आप देखेंगे विसर्ग के आगे कोई अघोष वर्ण आता है और विसर्ग का कोई भी विकार यहाँ पे उत्पन्न नहीं होता है, और यदि उसके आगे घोष वर्ण का प्रयोग किया जाता है, तो जब आगे घोष वर्ण का प्रयोग होता है तो यहाँ र जो होता है, र ज्यों का त्यों यहाँ छोड़ दिया जाता है। र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है और यहाँ या ज्यों का त्यों बिल्कुल आ जाता है। जैसे अगर कहा जाता है पुनर्जोड़ उक्ति, इसमें उदाहरण देते हैं कि पुनर्जोड़ उक्ति, तो पुनर्जोड़ उक्ति का मतलब आपका क्या हो जाएगा, पुनर्जोड़ उक्ति का मतलब आप देखेंगे पुनरुक्ति के प्रयोग में आप करेंगे पुनरुक्ति। पुनः आप देखेंगे इसके अनुसार कि अंतर जोड़करण, अंतर जोड़करण का प्रयोग करते हैं, तो इसके बदले में आपका यहाँ संधि क्या हो जाएगा कि अंतःकरण का यहाँ प्रयोग करेंगे, अंतःकरण का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप देखें आज, यानी संधि के बारे में, संधि के मूलभूत बातों को आपने समझा। किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या हो तो निश्चित रूप से आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बतावें। यदि किसी तरह की समस्या हो रहा है समझने में, और आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ। तब तक आप सभी को एक बार पुनः